वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि हम पिछले लेक्चर में हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस कर रहे थे और हमने स्टार्ट क्लासिकल ऑसिलेटर से स्टार्ट किया था। और क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर एसेंशली मैस स्प्रिंग टाइप सिस्टम और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह हमने लिखी थी और पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने ये इस किस्म की रिलेशन हासिल की थी जो कि आप फेमिलियर हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स से। और हमने इसकी इम्पोर्टेंस का भी जिक्र किया था सब कुछ। फिर हमने क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस कर रहे थे और जो बेसिक इक्वेशन है आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ मालूम करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं श्रोडिंगर्स इक्वेशन है और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हैमिल्टोनियन है। हैमिल्टोनियन जो है क्वांटम हैमिल्टोनियन, उसमें काइनेटिक टर्म भी है, पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, जो मोमेंटम और पोजीशन वेरिएबल्स हैं, डायनामिकल वेरिएबल्स, वो ऑपरेटर्स हैं। और आपके पास ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ जाता है फॉर अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ही को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो एक्स की बजाय यहाँ वाई वाला पोटेंशियल इन द वाई डायरेक्शन भी कंट्रीब्यूट करता और जो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इन द एक्स डायरेक्शन के अलावा वाई डायरेक्शन भी आ जाती है। उसी तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं थ्री डायमेंशंस में भी। एनीवे जो बेसिक चीज़ें हैं वो वन डायमेंशन में क्लियर हो जाती हैं, इसलिए हम उसी से स्टार्ट लेते हैं। और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के हवाले से ये बेसिक आपके पास हैमिल्टोनियन है और ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, श्रोडिंगर्स इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट। और हमने देखा था कि इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा कन्वीनियंट तरीका था जो पहले हाइजेनबर्ग ने डेवलप किया था, और उसमें जो ये रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं ताकि इस हैमिल्टोनियन को फैक्टराइज किया जा सके, अलबत्ता इस चीज़ का लिहाज रखते हुए कि ये पी और एक्स ऑपरेटर्स हैं जो आपस में कम्यूट नहीं करते। एनीवे ये सारा हम प्रोसेस करने के बाद हम इस रिज़ल्ट तक पहुँचे थे कि जो हैमिल्टोनियन है उसको इक्विवेलेंटली इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स। ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर एंड दीज आर द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स। प्लस जो है वो रेजिंग ऑपरेटर है और माइनस लोअरिंग ऑपरेटर है। ये कैसे पता चला? ये इस तरीके से पता चला कि जब हम किसी स्टेट के ऊपर ए प्लस आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन के ऊपर ए प्लस ऑपरेटर एक्ट कराते हैं तो हमें जो नई स्टेट मिलती है वो भी आइगन स्टेट होती है हैमिल्टोनियन की। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसकी एनर्जी जो है वो एक स्टेप हायर होती है। तो दिस इज़ द रीज़न द ए प्लस ऑपरेटर जो है इसको रेजिंग ऑपरेटर कहा जाता है, क्योंकि जो स्टेट आपको मिल रही है इज़ ऑल्सो एन आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन बट विद वन हायर एनर्जी। अगर ओरिजिनल स्टेट की एनर्जी जो है फाई स्टेट की एनर्जी जो है वो ये थी, अगर आपके पास जो फाई जो है वो भी आइगन स्टेट है हैमिल्टोनियन की विद द एनर्जी ई, तो ये जो आपके पास स्टेट अब आ रही है यानी कि ये वाली आइगन वैल्यू को ये अगर आप देखें तो ये जो स्टेट है ये भी आइगन स्टेट है हैमिल्टोनियन की, क्योंकि दोबारा आपको वही स्टेट मिल रही है ए प्लस फाइव। ए प्लस एक्ट जब करता है फाइव पे तो आपको एक नई स्टेट देता है। बट what is important is that this new state is also an eigenstate of the Hamiltonian with the eigenvalue e plus h bar omega। और यही अगर आप a माइनस के साथ करें यानी जो स्टेट हासिल करें तो देखेंगे कि वो भी आइगन स्टेट है हैमिल्टोनियन की बट विद एनर्जी e माइनस एच बार ओमेगा। इसी वजह से a प्लस और a माइनस को रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स कहा जाता है। ग्राउंड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर की डेफिनेशन जो है वो ये डेफिनेशन है कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, इससे नीचे एनर्जी में नहीं जा सकते। आपको पता है कि अभी हमने जैसा जिक्र किया ए माइनस जब किसी स्टेट आइगन स्टेट के ऊपर हैमिल्टोनियन के एक्ट करता है तो एक नई स्टेट देता है जिसकी एक स्टेप लोअर एनर्जी है, स्टेप जो है वो एच बार ओमेगा है। लेकिन क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है तो इससे नीचे कोई और स्टेट नहीं है, इसलिए ये ए माइनस जब फाई नॉट पे एक्ट करेगा जो कि ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन है तो आपको ज़ीरो दे देगा।
उसको इस्तेमाल करते हुए, इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए, इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए, ये वाली रिलेशन है, हम ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन भी हासिल कर सकते हैं, जो कि हमने नॉर्मलाइज जो वेव फंक्शन है उसकी ये फॉर्म है। तो इट्स अ गाउसियन फंक्शन, एक्स स्क्वेयर्ड आ रहा है एक्सपोनेंट में, और ये नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट है। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी हमने हासिल की है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है ये ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कहलाती है, और ये ज़ीरो नहीं है। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये एनर्जी ज़ीरो नहीं होती, हाफ एच बार ओमेगा होती। तो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो इस रिलेशन से गिवन है। आप स्टेट को इस क्वांटम नंबर n से करेक्टराइज कर सकते हैं, और हर स्टेट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट के लिए n ज़ीरो होगा, और n की वैल्यूज़ जो हो सकती हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन हो सकती हैं। सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो है वो n इज इक्वल टू ज़ीरो है, वो हाफ एच बार, n को इधर ज़ीरो डालें, हाफ एच बार ओमेगा मिल जाता है, जो कि ये रिजल्ट ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा, इसी तरह n इज इक्वल टू 1, 2, 3 आपको एक्साइटेड स्टेट्स मिलती चली जाती हैं। तो आमतौर पे हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो n इधर लिख देते हैं अंदर, तो n ज़ीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको डिफरेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर आइगन स्टेट्स मिल जाती हैं, एनर्जी आइगन स्टेट्स मिल जाती हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की। इसके अलावा हमने एक और ऑपरेटर भी इंट्रोड्यूस किया था कि ए डैगर ए का अगर हम ये प्रोडक्ट लें, और तो ये हम हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट पे जब एक्ट कराते हैं तो हमने देखा था कि ये रिलेशन हो जाती है, और ये भी आइगन वैल्यू इक्वेशन है, मगर इस ऑपरेटर की, ए डैगर ए ऑपरेटर की, ये हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट तो है ही, लेकिन ये इस ऑपरेटर की भी आइगन स्टेट है, जो कि नंबर ऑपरेटर कहलाता है, n इसे हम कह देते हैं। बुक की नोटेशन में इसको कैपिटल N कहा जा रहा है। तो एक दो चीज़ें और थी जो मैंने मेंशन की थी पिछली दफ़ा, वो ये था कि बुक की अगर आप नोटेशन फॉलो करें तो a प्लस को a डैगर से ज़ाहिर किया जा रहा है, और a माइनस को a से ज़ाहिर किया जा रहा है। और नंबर ऑपरेटर का भी मैं मेंशन कर दूं कि नंबर ऑपरेटर जो है बुक की नोटेशन में वो n ऑपरेटर, कैपिटल N। तो बाकी जो चीज़ हमने सीखी हैं वो सारी की सारी अगर आप किताब पढ़ लें तो वो आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकती है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये नंबर ऑपरेटर जो है उसको आप n लिखना चाहें और हैट लगाएं, या कैपिटल N लिखना चाहें बुक की नोटेशन के मुताबिक, तो ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आइगन स्टेट्स हैं वो इस ऑपरेटर की भी आइगन स्टेट्स हैं। तो ये ऑपरेटर खाली ए भी नहीं है और ए डैगर भी नहीं है, बल्कि ए डैगर ए का एक ख़ास प्रोडक्ट है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर का ख्याल रखना है, और ये ख्याल रखना है कि ये ए डैगर ए है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये नंबर ऑपरेटर कहलाता है। अब हम ये क्वेश्चन भी अपने सामने रख सकते हैं कि what is the coefficient in a n जिसको हम नाम दे देते हैं Cn का, ठीक। तो हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये जो कोफिशिएंट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो Cn है, कि जब आप यहाँ पे तो हमने देखा कि ये नंबर ऑपरेटर जो है, जो कि ए डैगर ए है, जब n पे एक्ट करता है तो आपको ये n आइगन वैल्यू दे देता है, जो कि नंबर ऑफ क्वांटा को ज़ाहिर करते हैं, जिसका मैंने पिछला जिक्र किया था। मगर अब क्वेश्चन ये है कि ये जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो आपको पता है, हमने पहले देख चुके हैं कि n-1 आपको देता है, ठीक है ना। हम इसको a माइनस लिख रहे थे, मगर बुक की नोटेशन में इसको हम a लिख रहे हैं। तो a जब n के ऊपर एक्ट करता है तो आपको जो नई स्टेट देता है वो n-1, एक क्वांटम लेस। मगर क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है। ऑब्वियसली ये आइगन वैल्यू इक्वेशन तो नहीं है, यानी दीज आर नॉट आइगन फंक्शंस ऑफ a, बिकॉज आपके पास जब ये a इसके ऊपर एक्ट करता है तो आपको n-1 मिल जाता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये कोफिशिएंट Cn क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्म ऑफ द स्टेट को देखते हैं। नॉर्म ऑफ द स्टेट का मतलब ये है कि हम ये एवेल्यूएट करते हैं कि a n, ये जो आपके पास a जब इसको एक्ट करेगा और आपके पास स्टेट आ रही है, जब a
एन के ऊपर एक्ट करता है तो आपको एक नई स्टेट देता है, और उसका हम एब्सोल्यूट स्क्वायर कर रहे हैं, और इसको एब्सोल्यूट स्क्वायर को क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में नॉर्म ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। तो इसको कहा जाता है नॉर्म ऑफ द स्टेट। अब क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक ये जो चीज़ बनती है, ये ए हैट में लगा देता हूँ ताकि ऊपर चल जाए कि ऑपरेटर है। ये जो चीज़ बन रही है ये स्टेट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन होगी और ऑपरेटर की एडजॉइंट आपके पास, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ठीक है ना, इस किस्म लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है इसमें ये होता है कि ये इसका ब्रा बन जाता है और ए जो है ऑपरेटर का एडजॉइंट आ जाता है, ठीक है, और ये दूसरे वाला वैसे का वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बन गई, ये हो गया एन ए डैगर ए एन, ठीक है। और ये हमने नॉर्म वैल्यूट इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है कि जब आप इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर लेंगे तो एक तो आपके पास एक तो आपके पास ये आ जाएगा और साथ आपके पास ये जो आएगा इसमें ए डैगर आ जाएगा। अब ए डैगर और ए का जो कॉम्बिनेशन है ये एक बड़ा यूज़फुल कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि हमें ये मैट्रिक्स एलिमेंट जो है, यानी ये जो रिज़ल्ट है, इसको आगे हम एवेल्यूएट कर सकते हैं आसानी से, बिकॉज ए डैगर ए जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो आप ये जहन में रखें कि ए डैगर ए इज़ एन ऑपरेटर जिससे हमारी अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी दोबारा से, और वो ये ऑपरेटर है नंबर ऑपरेटर, जिसको बुक की नोटेशन में मैं कैपिटल एन भी लिख सकता हूँ, कैपिटल एन ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर जो है ये कैपिटल एन ऑपरेटर है, और कैपिटल एन ऑपरेटर की खसूसियत ये है कि ये जो स्टेट है एन, इट्स एन आइगन स्टेट ऑफ दिस ऑपरेटर, और आइगन वैल्यू इक्वेशन का अगर हम इस्तेमाल करें, आइगन वैल्यू इक्वेशन ये है इस केस में, इसको अगर आप इधर लिखें तो ये बन जाती है एन ऑपरेटिंग ऑन एन गिव्स यू एन एन। तो ये अब आप आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो ये आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा वो आ जाएगा एन, चलें लिख देते हैं इधर एन, या नंबर है, अब ये ऑपरेटर नहीं है, एन, ठीक। अब ये क्योंकि नंबर है तो इसको आप इधर भी लिख सकते हैं और ये बाहर ले जा सकते हैं, इनर प्रोडक्ट से लिख सकते हैं। ये क्योंकि तमाम स्टेट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज्ड हैं तो इसलिए ये एन आपको दे देगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि यानी कि ए ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एन का जब हम नॉर्म लेते हैं स्टेट का तो ये आपके पास एन आ जाता है, ठीक है। और ये एन जो है राइट हैंड साइड पे ये एक नंबर है, इट इज़ नॉट एन ऑपरेटर, सही। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें, हम ये रिज़ल्ट हासिल करना चाह रहे थे, इसको सी एन मालूम करना चाह रहे थे। हमारा बेसिक एम जो था वो ये था कि ये कोफिशिएंट क्या है सी एन, ठीक है ना। तो इसको भी अगर हम नॉर्म के तौर पे इससे रिलेट करें कि ए एब्सोल्यूट स्क्वायर है, और ये इस रिलेशन को अगर हम लिखें ताकि हम सी को इन्वॉल्व कर सकें, नॉर्म हमने इधर से हासिल कर लिया है, अगर सी की टर्म्स में हम नॉर्म को लिख लेते हैं तो फिर हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम उसकी टर्म्स में लिखें तो हमारे पास ये सी एन n-1 जो स्टेट है उसका नॉर्म है। तो नॉर्म जो है का मतलब ये है कि जब हम इसका करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सी एन n-1 स्टार सी एन n-1, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो चीज़ है आपके पास ये आपको दे देगी सी एन स्टार, मैं लिख देता हूँ
ये n-1, क्योंकि नंबर है ना तो इसलिए मैंने उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ऑपरेटर था तो वहाँ पे ख्याल रखना था कि इसको जो है ना इधर इस तरह लिखा है। तो मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया है कि बस CN स्टार इधर आना चाहिए, मगर उसको हम इधर भी लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट से बाहर, क्योंकि ये एक नंबर है, ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर्स में ख्याल रखना पड़ता है कि वो किस स्टेट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो इधर आपके पास ये फिर CN इधर भी आ रहा है, तो इस CN को इसके साथ लिख लेते हैं। तो आप एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर लिया। तो ये जो है ये आपको 1 दे देगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड हैं स्टेट्स, और ये आपके पास राइट हैंड साइड पे ये आ गया। ठीक है, तो अब आप अगर ये इससे ये आ गया आपके पास कि A एक्टिंग ऑन N एब्सोल्यूट स्क्वायर गिव्स यू दिस। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आप ये देख सकते हैं इन दोनों को कंपैरिजन से कि आप CN को डिफ़ाइन कर सकते हैं। CN क्योंकि आपके पास आप रियल एंड पॉजिटिव फेज़ ले लेते हैं, तो आप CN को ले सकते हैं एज स्क्वायर रूट ऑफ N। ठीक है, अप टू अ फेज़ फैक्टर जिसको आप रियल एंड पॉजिटिव ले लें। तो ये आपके पास CN एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड बन गया। तब आपके पास ये आप जो जानना चाह रहे थे कि CN है क्या, वो अब आपके पास किसी भी स्टेट के लिए आ गया। इसका मतलब है कि अब आप जो आपका एनहाइलेशन ऑपरेटर है वो किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट पे अगर एक्ट करे तो अब आपको पता चल गया कोफिशिएंट इधर क्या होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा A एक्टिंग ऑन N gives you square root of N and the state n-1। ठीक है ना, ये n-1 स्टेट आपको मिल जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि हमारे इस कोर्स में भी इस्तेमाल होगा, और आगे चल के जब आप एडवांस फिज़िक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो है ये चीज़ सामने आती रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, और इसको याद रखने ये चंद उन चीज़ों में से एक है जिसको रटने में कोई हर्ज नहीं है, याद रखने में कोई हर्ज नहीं। और अगर आप यही काम ए डैगर ऑपरेटर के लिए करें जो कि रेजिंग ऑपरेटर है, तो वो जब किसी स्टेट के ऊपर एक्ट करता है तो आपको n+1 स्टेट दे देता है, और जो कोफिशिएंट है बिल्कुल इसी तरह नॉर्म लेके अगर आप वो एक्सरसाइज करें तो n+1 आपको मिल जाता है। तो ये आप होमवर्क के तौर पर ये हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए जैसे कि हमने ये हासिल करने के लिए, ये रिलेशन हासिल करने के लिए की। तो ये दोनों रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना यूज़फुल है। और इसमें जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इसको इस तरीके से याद रखा जाता है कि n+1 जहाँ जो ज़्यादा वाला है ना, यानी इधर n+1 n से ज़्यादा है तो वो ही स्क्वायर रूट के अंदर आता है। यहाँ n-1 से ज़्यादा है तो स्क्वायर रूट ऑफ में n आ रहा है। ठीक है जी, तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट और रिलेशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल रिलेशंस। रिजल्ट्स, ठीक है, ये आप के याद रखें तो बहुत यूज़फुल हो जाता है। ठीक, अब इसी तरह अगर आप देखें तो अगर आप इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें, अगर आप इसको देखें इस आखिरी वाले को, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि n+1 स्टेट जो है वो आप nth स्टेट से हासिल कर सकते हैं बाय गोइंग थ्रू दिस, बाय एक्सप्रेसिंग इट इन दिस फॉर्म A डैगर n। ठीक है ना, इसी को हमने किया कि स्क्वायर रूट ऑफ n+1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, स्क्वायर रूट ऑफ n+1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की कोई nth स्टेट जो है वो गिवन है तो n+1 स्टेट आप हासिल कर सकते हैं बाय ऑपरेटिंग ऑन दिस स्टेट विद द रेजिंग ऑपरेटर, और ये जो कोफिशिएंट आ रहा है ये 1/√n+1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राउंड स्टेट से आपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n=1 स्टेट अगर आपने हासिल करनी है तो इधर आपके पास जो है वो A डैगर 0 से आप 1 पे जा रहे हैं, तो नीचे जो है n=0 पुट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 बन जाता है। ठीक है, इसी तरह 1 से 2 में आप कर सकते हैं, वहाँ 1/√n+1
2 आ जाएगा, जिस और एक्टिंग ऑन ये 1 पे है, 1 से आप 2 पे जा रहे हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 ए डैगर 1। इसी तरह 3 का जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, और यहाँ ए डैगर 2 आ जाएगा, सॉरी ये हाँ, इसको अगर मैं एक स्टेप में करना चाहिए था, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डैगर जो है एक्टिंग ऊपर वाला को अगर हम इस्तेमाल करें तो ए डैगर 2 एक्टिंग ऑन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ दिस। यानी क्या किया है इधर मैंने, सिर्फ ये किया है कि ये 1 की जगह मैंने यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक जो 1 है वो आपके पास इधर आ गया, और एक ए डैगर और आ गया, पहले एक डैगर था, फिर 1 की जगह सब्स्टिट्यूट किया तो ए डैगर स्क्वायर आ गया, और ये एक्ट कर रहे हैं 0 पे। साफ साफ है, इट मेक सेंस, बिकॉज ग्राउंड स्टेट से आपने स्टार्ट किया है और सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक आप आए हैं, तो आपको 2 दफ़ा ए डैगर ऑपरेटर जो है ग्राउंड स्टेट पे ऑपरेट करना पड़ेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक जाना है तो एक दफ़ा ए डैगर ऑपरेटर इस पर एक्ट करे तो आपको दे देता है। तो इसी तरह इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं कि 2 की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट कर दें, ये 2 स्टेट 2 जो है उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दें, तो फिर आपके पास इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 इंटू 1 ए डैगर क्यू। तो ये मैं हैट नहीं लगा रहा, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। तो इसी तरीके से हम जो है इन सब को आगे हम फॉलो कर सकते हैं, करते चले जाएं तो हम तो इसको करते जाएं तो हम अल्टीमेटली जो है वो nth स्टेट तक पहुंच सकते हैं, यानी कि कोई भी हम स्टेट n स्टेट जो है वो हासिल कर सकते हैं वैक्यूम स्टेट से बाय यूजिंग द ए डैगर ऑपरेटर and making it act on the vacuum or the ground state, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट के ऊपर हम जो है या इसको बार बार ऑपरेट कराते जाते हैं ए डैगर ऑपरेटर के, और आपको फिर ये हायर एंड जो एन स्टेट्स हैं या हायर एंड जी स्टेट्स जो हैं वो मिलती चली जाती हैं, इसलिए इनको ए डैगर ऑपरेटर रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं। तो ये रेज करती चली जाती हैं, ठीक है ना। और अगर इसी को हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में अगर हम इसको लिखें तो जिस तरह हमने वहाँ पहले किया देखा था, तो इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन तो ए डैगर की पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जब हम लिखते हैं तो वो d/dx जो भी हमने ऊपर इस्तेमाल भी किया था ना, उसी को हम करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी इसी प्रोसीजर से हासिल कर सकते हैं। ये जो हमने इधर किया था कि यहाँ पे भी हमने ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल की थी ना, उस वक्त हमने ए माइनस की इस्तेमाल की थी, इसी तरह हम ए प्लस की भी कर सकते हैं पोजीशन रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल। ये पी और एक्स का पी जो है मोमेंटम ऑपरेटर पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में डेरिवेटिव बन जाता है रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स ऑपरेटर वैसे ही आ जाता है। तो यही हम प्रोसीजर अगर हम इधर भी इस्तेमाल करें तो फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक सेकेंड, इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो वही हम प्रोसीजर इधर इस्तेमाल करने लगे, और हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है उसका वेव फंक्शन क्या है, यानी कि ये जो स्टेट है वो हम हासिल कर सकते हैं इस तरीके। एक्चुअली इनफैक्ट कोई भी वेव फंक्शन हम हासिल कर सकते हैं बाय राइटिंग द अबव एक्सप्रेशन इन द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अभी तो देखते हैं चार्ज हो गया तो फिर यानी कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में ये फाई एन एक्स बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन फैक्टोरियल, तो फैक्ट नहीं होगा। अलबत्ता पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में हम जब इसको लिखेंगे विद ऑल द फैक्टर्स तो ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस
h bar over m omega d by dx और ऑल ऑफ दिस टू द पावर n। तो ये जो है इसके अंदर ये जो हिस्सा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये ए डैगर ऑपरेटर जो है इसकी पोजीशन रिप्रेजेंटेशन है और आपके पास राइट हैंड साइड पे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। 50x ये जीरो कैट जो है इसकी पोजीशन रिप्रेजेंटेशन ये बन जाती है। तो अब नाउ एवरीथिंग इज इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। दिस बेसिक इक्वेशन हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। अब वैसे तो कोई आपने इससे ये चीज़ जाहिर होती है, जो ये बता रहा है वही यही बता रहा है सिर्फ पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में, कि आप कोई भी वेव फंक्शन हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, कि आप बार बार डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स करते चले जाएं और ये दोनों ये डी बाई डी एक्स इसके ऊपर ऑपरेट करें, यानी इसका डेरिवेटिव उस फंक्शन का लें और कौन सी स्टेट चाहिए उतनी दफ़ा डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे क्योंकि पावर्स है ना एन की। ऑब्वियसली ये बहुत हायर एक्साइटेड स्टेट्स पे हासिल करना है इस तरीके से तो काफ़ी तकलीफ़ दे और मुश्किल बन जाता, मतलब मुश्किल तो उस तरह नहीं है लेकिन तकलीफ़ दे ज़रूर है कि आपको अगर मसलन 100 स्टेट चाहिए आपको तो आपको 100 डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे, जो कि अच्छा खासा तकलीफ़ दे काम है। मगर इन प्रिंसिपल आप कर सकते, अगर चंद एक्साइटेड स्टेट्स चाहिए आसान है। मसलन अगर हम 5-1 स्टेट हासिल करना चाहें, n इज़ इक्वल टू 1 एक्साइटेड स्टेट, तो n को 1 पुट कर दें, n इज़ इक्वल टू 1 स्टेट, जिसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं, यानी ग्राउंड स्टेट से ऊपर एनर्जी वाली स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो 5-1x जो है उसमें यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, x माइनस एच बार, मैं जहाँ पे भी n आ रहा है ना वहाँ 1 पुट करना और ये 50x आ जाएगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आप ऐसे हासिल कर सकते हैं कि जहाँ पे भी n आ रहा है वहाँ आप इस एक्सप्रेशन के अंदर n को 1 पुट कर दें, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दिया, तो ये सर आसान है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ही लेना है। 50x की भी फॉर्म पता है हमें, वो हम पहले हासिल कर चुके हैं, वो ये, तो ये एक्सप्रेशन हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, डेरिवेटिव ले लें, वो जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, वो किया जा सकता है। तो वो अगर हम करें तो इसको हम ये अगर एक आध स्टेप करें तो हम इसको लिख सकते हैं एज m ओमेगा ओवर 2h बार स्क्वायर रूट x माइनस h बार ओवर m ओमेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको मैंने ऊपर ये जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास 1/4 और ये गाउसियन फंक्शन आ जाता है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले इसको मैंने आपको मेंशन भी किया था x स्क्वायर्ड, ठीक है ना। तो ये अब आप ये तो कोफिशिएंट्स हैं, ये x पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो इनको तो आप बाहर लिख सकते हैं, इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है। तो m ओमेगा ओवर पाई एच बार, थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ ताकि हमारी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं, मगर इसमें क्योंकि कोई मुश्किल चीज़ ऐसी है नहीं जिसको मेंशन करने की ज़रूरत। तो सवाल ये है कि यहाँ पे एक स्टेप यही है कि ये डेरिवेटिव जो है डी बाई डी एक्स इसको पे एक्ट करेगा, तो फिर आपके पास जो है इधर ये रिज़ल्ट आपके पास आएगा जो मैं लिखने लगा हूँ। इसमें ना जब x की डेरिवेटिव लेंगे तो ट्वाइस ऑफ x आएगा, मगर 2 इधर नीचे भी है तो वो आप कैंसिल कर दें, तो फिर ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस m ओमेगा ओवर h बार x। ये जो रिज़ल्ट आया ना ये डेरिवेटिव से आया, ठीक है। और आपको पता है कि गाउसियन फंक्शन जो है इस एक्सपोनेंट का जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो वापस आपको मिल जाता है डेरिवेटिव के बाद, तो वो वैसे का वैसा आ गया। तो अब आप इसको जो है अगर आप इसको देख रहे हैं तो
एम ओमेगा और एच बार ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये माइनस और माइनस जो हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो जो ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है इधर, ये ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगी। ठीक, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा एम ओमेगा ओवर पाई एच बार 1/4 एम ओमेगा ओवर 2h बार स्क्वायर रूट में, इधर ट्वाइस ऑफ एक्स, और ये फंक्शन जो गाउसियन है वो साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक्चुअली 5(1)x आ गया। तो हमने देखा कि ये एक तरह से कितना आसान हो गया ये फंक्शन हासिल करना। वाज जस्ट टेकिंग द डेरिवेटिव। तो कितना आसान काम हो गया कि सिर्फ आपने डेरिवेटिव लेना था इस फंक्शन का और आपने लेके बड़ी आसानी से इसको हासिल कर लिया। ऑब्वियसली 5(2)x 5(3)x इस तरह हासिल किया जा सकता है। ज़्यादा हायर, जैसा मैंने कहा, थोड़ा ज़्यादा तकलीफ दे है क्योंकि वो बहुत सारे डेरिवेटिव लेने पड़ते हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल जो है कोई चीज़ उस तरीके से मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो इधर आ रही है वो नज़र आ रही है आपको कि जो आपके पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन था वो ये था। ठीक है ना, तो वो प्योर गाउसियन था कि एक्सपोनेंट में एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्योर गाउसियन फंक्शन था ऑफ एक्स। इधर जो है ना आपके साथ एक एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है गाउसियन के साथ। जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपने कब वेव फंक्शन हासिल किया, तो अब आप जो हायर एक्साइटेड स्टेट का हासिल करेंगे तो साफ जाहिर है कि डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे इस फंक्शन का। तो आपके पास एक्स के और एक पॉलिनॉमियल्स इन एक्स इधर आने शुरू हो जाएंगे, यानी मुख्तलिफ पावर्स ऑफ एक्स आनी शुरू हो जाएंगी। गाउसियन फंक्शन तो साथ साथ चलता रहेगा। तो उस केस के अंदर जो है ये जो पॉलिनॉमियल्स इन एक्स आते हैं ना, इन ये वेल नोन पॉलिनॉमियल्स हैं और ये हर्मीट पॉलिनॉमियल्स कहलाते हैं। तो जब आप 5(1)x के लिए करें तो x की सिंगल पावर आती है। 5(2)x के लिए करेंगे तो पॉलिनॉमियल ऑफ ऑर्डर n आ जाएगा, उसमें x स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगी एंड सो फोर्थ। तो ये हर्मीट पॉलिनॉमियल्स कहलाते हैं। और आम तौर पे जो आपके पास वेव फंक्शंस हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के, वो हर्मीट पॉलिनॉमियल्स की टर्म्स में ऐसे लिखे जाते हैं कि इफ़ यू डिफाइन सही, अगर हम कह दें ये डिफाइन कर रहे हैं हम कि x की बजाय ये साथ साथ जो ये एम ओमेगा ओवर एच बार के फैक्टर्स आ रहे हैं ना जगह जगह पड़े हुए, इनको हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं x के साथ लगा कर, एक नया फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली ये भी पोजीशन ही फंक्शन है, मगर रीनॉर्मलाइज पोजीशन आप समझ लें। पोजीशन में हमने ये x के अंदर इस चीज़ को डाल के ये हासिल कर लिया। तो अब आपके पास जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं 5(0)x जो है उसको हम एम ओमेगा ओवर पाई एच बार, ये जो कोफिशिएंट था उसका, और ये जो है साई ओवर 2 आ जाएगा। ये बिल्कुल इस चीज़ को लिखा है हमने। ठीक है ना, हम देख लें तो ये सिर्फ एक्सपोनेंट में ये जो एम ओमेगा ओवर 2h बार, एम ओमेगा ओवर एच बार जो था ना, उसका स्क्वायर रूट हमने इधर डाल दिया, तो ये एक्स आई स्क्वायर्ड इसलिए बन गया। हाँ, तो ये भी उसी तरह, सॉरी ये मुझे इस तरह लिखना, इसमें राइट हैंड साइड पे ये लिखना चाहिए, ये एक्स आई, ये बुक के अंदर मिस प्रिंट। अच्छा जी, ये इस तरीके से आपने लिख दिया। और इसी तरह 5(1) लिख सकते हैं। तो 5n जो है ना उसको आप लिख सकते हैं एस एम ओमेगा ओवर पाई एच बार 1/4 ये नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट्स एच जो हर्मीट पॉलिनॉमियल्स हैं, ये गाउसियन के साथ पहला जो हर्मीट पॉलिनॉमियल है वो बेसिकली एक्स ही है, एक्स और उसके साथ ये लगा हुआ। ठीक है ना, तो एक्स आई बन जाता है। तो दीज आर व्हाट आर नोन एज हर्मीट पॉलिनॉमियल्स, हर्मीट पॉलिनॉमियल्स, दे आर पॉलिनॉमियल्स इन एक्स, और इसमें अगर हमने एक्स आई के फॉर्म में लिखा हुआ तो दे पॉलिनॉमियल्स इन एक्स आई। ठीक है, तो ये
अगर हम देखें तो H0 जो है वो 1 है, H1 जो है ये पॉलिनॉमियल जो हैं वो ट्वाइस ऑफ ये है। अभी आपको रिमाइंड करना चाहिए कि जब आप H0 जो है हर्मीट पॉलिनॉमियल अब ज़ीरो जो है यानी n इज इक्वल टू ज़ीरो जो कि ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा वो 1 ही है, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है ना वो 1 आ जाता है। तो आप देख रहे हैं ना ग्राउंड स्टेट से हासिल की जा सकती है कि अगर आप n इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करें तो 0 फैक्टोरियल 1 है, 2 टू द पावर 0 आपको 1 दे देता है, तो ये पूरा फैक्टर 1 बन जाता है। यहाँ से भी आपको 1 मिल रहा है, तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो है वो बेसिकली यही आ गया दोबारा। इससे जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन है जो कि ये है, इसमें ट्वाइस ऑफ एक्स आ रहा है इधर, तो आप देख रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ ये होगा। तो ये पॉलिनॉमियल्स हैं बेसिकली, तो इनको सबको हर्मीट पॉलिनॉमियल्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह आप अगर H2 जो है तो दीज आर पॉलिनॉमियल्स इन एक्साई या पॉलिनॉमियल्स इन एक्स, द सेम थिंग जिस तरह आप कहना चाहें, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड हैं एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से आप तमाम हायर पॉलिनॉमियल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हर्मीट पॉलिनॉमियल्स की टर्म में आप लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की अगर आपने बात करनी है तो आपके पास वेव फंक्शंस मौजूद हैं, वही तरीक़ेकार है कि उनका एब्सोल्यूट स्क्वायर लिया जाए, तो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट n एट पोजीशन x जो है वो मिल जाती है। तो उस तरीके से आप इन सब चीज़ों सबको इंटरप्रेट आप कर सकते हैं। और अगर डिराक नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कई दफ़ा इसको लिखा इस तरह जाता है, डिराक नोटेशन का अगर हम इस्तेमाल करें तो जो n स्टेट को जो है लिखा जाता है इस तरीके से, तो ग्राउंड स्टेट जो होगी वो 0 होगी, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो 1 होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट 2 होगी एंड सो फोर्थ, आप चलते चले जाएं आगे। तो ये आपके मुख्तलिफ एनर्जी आइगन स्टेट्स जो हैं वो आपके पास आ जाती। इसी तरह जो है अगर हम पोजीशन में फाई nth स्टेट को लिखना चाहें तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जो भी हमने इस्तेमाल भी किया है वो फाई n x बन जाता है। तो ये फाई n x जो है ये वेव फंक्शन है और ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। तो दिस इज़ द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, ये हमने बिल्कुल ऊपर इस्तेमाल भी किया, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो फाई n x एब्सोल्यूट स्क्वायर dx जो है वो 1 होना चाहिए, ये नॉर्मलाइजेशन है। डिराक नोटेशन में इसका मतलब यही है, n का इनर प्रोडक्ट जो है n स्टेट्स का वो आपको 1 दे देता है, ठीक है। इसमें अगर आप वही जिस तरह हमने पहले भी किया कि अगर हम कंप्लीटनेस रिलेशन का इस्तेमाल करें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि n, और यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये सब चीज़ें जो हम पहले कर चुके हैं ना, इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी उसी तरह से अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन को तो हम बाहर भी इस तरह सिंबल को लिख सकते हैं, तो ये आपके पास nx xn आ जाता है और ये dx साथ चल रहा है, ठीक है। इसके साथ इधर dx था, चलें इधर लिख देता हूँ, इसको इधर से मिटा देता हूँ। तो अब ये ऐसे लिखा आपने। अब ये nx जो है ये इनर प्रोडक्ट ये आपका वेव फंक्शन है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं फाई nx, ठीक है। और ये जो है ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है क्योंकि ऑर्डर कैट्सन ब्रास का इंटरचेंज हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर इटसेल्फ इज बेसिकली ये आपको मॉड स्क्वायर दे देगा आपको, तो ये फाई nx मॉड स्क्वायर dx आ जाता है, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली आप n आप कर रहे थे और पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में आपने लिखा है और ये 1 के बराबर, ठीक। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहाँ ऊपर कह रहे थे।
ऑर्थोगोनैलिटी जो इन वेव फंक्शंस की है, ऑर्थोगोनैलिटी जो वेव फंक्शंस की है वो इसी तरह ये बन जाती है कि फाई एम स्टार एक्स फाई एन, देन दो डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, एक एन है और एक एम, उसका जब ये प्रोडक्ट लिया जाए, उसकी इंटीग्रेट किया जाए तो ये डेल्टा एम एन दे देता है, ठीक है ना, ये डेल्टा एम एन आ जाता है। और ये अगर आप चाहें बिल्कुल उसी तरीके से इसको इस तरीके से सोचा जा सकता है कि एम एन जो है वो डेल्टा एम एन, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ये एक डिराक नोटेशन में है। डिराक नोटेशन का मतलब है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, और ये ऊपर वाला जो है ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में है, और ये डिराक नोटेशन। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो इन स्टेट्स के लिए होती है, आपको पता है कि ये जो हमारा हैमिल्टोनियन है इज़ अ हर्मिशियन ऑपरेटर, और उसकी जो आइगन स्टेट्स हैं जो एन से जिनको हम ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी एन से जो आइगन स्टेट्स को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये दे फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस। तो कंप्लीटनेस रिलेशन जो बन जाती है वो एन क्योंकि ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ये कंप्लीटनेस रिलेशन जो है आपकी ये एन इक्वल टू 1 है, ठीक। कंप्लीटनेस से ये ज़ाहिर है कि किसी भी आप आर्बिट्री स्टेट को, साई को आप लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर आइगन स्टेट्स विद द कोएफिशिएंट्स गिवन बाय सी एन। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में ये साई ऑफ एक्स बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ ले लें, और ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन फाई एन एक्स, ठीक है। सी एन जो है आप डिटर्मिन कर सकते हैं बाय टेकिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ साई विद एन, ठीक है, तो ये सी एन आपको मिल जाता है। और अगर पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन ऊपर डॉट लगा देते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, तो जो इंटीग्रेशन आपने परफॉर्म करनी है वो है फाई एन स्टार एक्स साई ऑफ एक्स डी एक्स। आपको गिवन आपके पास को गिवन साई ऑफ एक्स को गिवन साई ऑफ एक्स होगा, और फाई एन की वे फंक्शनल फॉर्म जो है वो आपके पास अवेलेबल होती है, तो वो आप सी एन मालूम कर सकते हैं, और फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सी एन आपको इस तरह से मिल जाएगा, आपको गिवन होगा कि ये साई ऑफ एक्स है, इसको आपने एक्सप्रेस करना है हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शंस की टर्म्स में, तो मुख्तलिफ हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन जो हैं वो फाई एन स्टार एक्स की टर्म्स में होते हैं, तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ती है ये रिजल्ट हासिल करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर हम जिस तरह हमने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि अगर आपने एनर्जी, क्योंकि ये आइगन स्टेट्स ऑफ एनर्जी हैं, तो एनर्जी ई एन की अगर बात प्रोबेबिलिटी हासिल करनी है तो वो आपके पास होगी एन साई एब्सोल्यूट स्क्वायर, उसका इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं उस स्टेट के साथ और उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर, तो ये बेसिकली सी एन एब्सोल्यूट स्क्वायर दिया जाता है, ठीक। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें ताकि ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए, तो एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, मिसाल के तौर पर समझ लें, लेट्स डू अ सिंपल एग्ज़ाम्पल, और हम समझ लेते हैं कि सिर्फ 1 over square root of 2 and it's a linear combination of these two states। एक सेकेंड, आज इसका ज़रा चार्जिंग का इशू आ रहा है पेन का, तो ज़रा मैं एक दफ़ा चार्ज कर लूँ। अच्छा, ज़ीरो और कोई भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कोई भी एनर्जी आइगन स्टेट्स का, तो लेट्स से वी आर टेकिंग द इक्वल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो यहाँ ज़ीरो है
इक्वल लीनियर कॉम्बिनेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इधर कोफिशिएंट जो है वो सेम रखा है दोनों का, वो 1/√2। तो दिस साफ ज़ाहिर है कि इट्स अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन या स्टेट वेक्टर, और वो मैं बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। इसमें मैंने सी एन को 1/√2 ले लिया है और दो टर्म्स ले ली हैं, n=0 और समेशन में बाकी कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो अब हम एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी मेजरमेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट्स, व्हाट आर द possible results of energy measurements, what are the possible results of energy measurements। एनर्जी मेजरमेंट्स के पॉसिबल रिजल्ट्स जो हैं उनकी हम बात कर सकते हैं, और वो कौन से रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली टू ऑफ दीज 0 and 1। तो हमें पता है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी की मेजरमेंट अगर करें तो जो रिजल्ट्स आ सकते हैं वो आइगन वैल्यूज़ में से एक हो सकती हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट्स आ सकते हैं, आंसर अगर आप देखें इसका लिखें तो वो इनमें से हो सकता है। ई एन जो है, जो रिजल्ट्स आ सकते हैं वो यही हो सकते हैं, n+12 h⁻ω। मगर क्योंकि इधर सिर्फ दो स्टेट्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो n जो है हमारे केस में सिर्फ 1 और 0 और 1 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी मेजरमेंट में या तो आपको E0 मिल सकता है जो कि 12 h⁻ω है, और आपको E1 मिल सकता है जो कि n=1 इधर डालें 3/2 h⁻ω। ठीक है, तो एनर्जी मेजरमेंट्स में आपको आइगन वैल्यूज़ में से मिल सकता है, और कौन से मिलेंगी वो डिपेंड करता है कि जो स्टेट आपकी है, ये गिवन स्टेट, वो किन स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये पहले हम इस तरह की देख चुके हैं एग्जांपल्स जो हैं इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वगैरह के लिए भी। तो ये बेसिकली वो उसी किस्म की चीज़ है जो कि हम इधर भी ये स्टडी कर रहे हैं। और आप जो है उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर ज़ीरो स्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको ये इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें, यहाँ n=0 पुट करें, दूसरे लफ्ज़ों में जो कोफिशिएंट है उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर करें तो हाफ प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। 1 की भी इसी तरह n=1 पुट करें, C1 वो भी हाफ प्रोबेबिलिटीज़ निकल आएंगी, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/2, क्योंकि हमने इसी तरीके से सिंपल सा ये कंस्ट्रक्ट किया। इसी तरह बाकी जो हैं चीज़ें भी हम कर सकते हैं, और आगे अगले लेक्चर में फिर हम मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम इधर ही रोकते हैं।